आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स सिखाया था, कन्वर्जन समझ में आया था? छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। ये बताइए आप मुझे, ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये कौन सा नोटेशन है, इनफिक्स, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स? हाँ जी, पोस्टफिक्स तो नहीं है। इसमें जो ऑपरेटर है वो कहां पर है? ऑपरेंड के बिटवीन है, ऑपरेंड से बिफोर है या ऑपरेंड के आफ्टर है? व्हाट इज दिस? ऑपरेंड 1. व्हाट इज दिस? ऑपरेटर 1. व्हाट इज दिस? ऑपरेंड 2. and this is operator 2 and this is operand 3. तो जो आपके ऑपरेटर हैं वो ऑपरेंड के बिटवीन है, प्री है या बाद में, आफ्टर है? कहां पर है गाइस? रिप्लाई करिए। बिटवीन, सोनिया जैन। आप लोग माइक ओपन करके भी बता सकते हैं, ठीक है? ओके, सो अगर आपके ऑपरेटर्स, इफ योर ऑपरेटर्स इज इन बिटवीन, तो वो कौन सा नोटेशन होता है? मैंने लास्ट टाइम बताया था, इन माने बीच में, इनफिक्स, दिस इज नोन एज इनफिक्स। और अगर यही ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले होते हैं, बिफोर, बिफोर को हम क्या बोलते हैं? प्री, तो नोटेशन क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। अगर यही ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स अगर आफ्टर हैं यानी बाद में, यानी कि पोस्ट है, ऑपरेंड के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट फिक्स। ओके मैम। तो नाउ ये ऑपरेटर्स कहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको? इन बिटवीन। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, दिस इज नोन एज इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स expression. And now I have to convert this infix expression into the postfix expression. Okay. So how you will convert? Last time सिखाया था मैंने, समझ आया था या रिपीट करने की जरूरत है? लग तो मुझे ही रहा रिपीट करना पड़ेगा। बताइए भाई। गाइस बताइए। Please repeat, ma'am. I was absent. Okay.
जस्ट अ मिनट। सो ये आपका एक्सप्रेशन है इनफिक्स एक्सप्रेशन। अगर आप absent होंगे तो हम लास्ट का बार बार तो रिपीट नहीं करेंगे ना, आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम अगर हम एक ही टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे तो फिर वो आप लोगों का कोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट। और गाइस अभी तो हम यहाँ पर स्टैक एंड क्यू कर रहे हैं। अभी इस सैटरडे और संडे आप लोगों की ऑफलाइन क्लास है, जो इस बार मैं लूंगी, ठीक है, और जिसमें हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे। ओके। सो अगर बात करते हैं हम इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की, तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशन क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। देखिए ये एक्सप्रेशन है इनफिक्स। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि नंबरिंग करते हैं, प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इसको मार्क करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, देन फिर प्लस सॉल्व होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था दिस इज द प्रेसिडेंस। सबसे पहले पावर सॉल्व होती है। पावर को शो करने के लिए हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सबसे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। सेकेंड नंबर पे आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है। अगर आपके एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा पावर है तो हम पहले राइट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलती हैं। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आ रहे हैं तो पहले कौन सा सॉल्व करें, क्योंकि दोनों की पावर तो सेम है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये लेफ्ट टू राइट चलता है, यानी कि जो लेफ्ट में आएगा सबसे पहले उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट वाले को सॉल्व करेंगे। देन आपके प्लस माइनस और लास्ट में आपका इक्वल टू। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम उसे मार्किंग करते हैं, नंबरिंग। तो सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, देन एडिशन। ये छोटा सा एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर हमें इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें ऑपरेटर बाद में चाहिए। तो ऑपरेटर को जो बिटवीन है उसको बाद में ले जाओ। तो ए बी मल्टीप्लाई, ये आपका सॉल्व हो गया, प्लस सी एज इट इज रहा। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन बचा है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ये आपका एक ऑपरेटर हो गया, ये आपका दूसरा, सॉरी, ये फर्स्ट ऑपरेंड हो गया, ये दूसरा ऑपरेंड हो गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस को, तो ये आपका जाएगा, ये तो पहला ऑपरेंड है और ये आपका दूसरा, और प्लस आएगा इन दोनों के बाद। तो एक्सप्रेशन बन गया ए बी मल्टीप्लाई सी प्लस। दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो अगर हम इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ इतना सा चेंज है, जो काम हमने बाद में किया है वो पहले होगा। जैसे कि अगर हम पहला ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई, तो ए बी, और मल्टीप्लाई कहाँ आएगा, इससे पहले आएगा। फिर प्लस सी एज इट इज लिखा जाएगा। फिर आपका बचा ये वाला ऑपरेटर, तो ये क्या आएगा, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो प्लस क्या आएगा इन दोनों से पहले, तो प्लस स्टार ए बी सी। तो ये बन गया प्रीफिक्स। स्टार या मल्टीप्लाई एक ही बात है। अभी समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? अगर समझ में आया है तो एक छोटा सा हाँ जी बताइए। मैम आ गया समझ। आ गया है तो मैं एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ, इसको सॉल्व करिए। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइडेड डी टू दी पोस्टफिक्स फॉर्म। सॉल्व करने के बाद सभी लोग अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे। सॉल्व करिए।
A मल्टीप्लाई B प्लस C डिवाइडेड बाय D। पोस्ट फिक्स करके मुझे आंसर चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। मैम आंसर बताऊं? आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैम चैट बॉक्स है नहीं का। बेटा होगा, ऊपर देखो चैट लिखा हुआ है, क्लाउड सा बना हुआ है, उस मैम पर क्लिक नहीं है, करो। गूगल से किया मैम मैंने क्लास। हाँ, मैम गूगल से ली है क्लास। गूगल तो कोई कहीं से भी बेटा चैट बॉक्स तो होता है। मैम नहीं है, इसमें बस तो क्वेश्चन एज आंसर आ रहा है। चलो वो कोई बात नहीं, मुझे आंसर बताइए। मैम ए बी मल्टीप्लाई सी डी हम्म, डिवाइडेड बाय प्लस। ओके, ठीक है। एनी अदर एल्स? किसने आंसर किया मुझे? मनदीप कौर, राइट? यस वेरी मैम। गुड, आंसर इज करेक्ट। और कौन बताएगा? गाइस, एनी अदर? हीरा सिंह, सत्यम, सोनिया, सतीश, आंसर करो बच्चा। कोई और आंसर करेगा? ए बी स्टार सी डी डिवाइडेड प्लस, अच्छा ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स। इसका प्रीफिक्स बताओ, प्रीफिक्स बताओ। अभी आप पढ़ नहीं रहे हो, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो पता नहीं कैसे करोगे। प्रीफिक्स आंसर करिए। जितने दूसरे बच्चे क्लास में हैं, क्या आप लोग सुन रहे हैं मुझे? ये क्लास आपकी कल एवरी थर्सडे होती है, बट मैंने चेंज कर दिया, थिंक लगता है इसलिए बच्चे नहीं आए हैं। सॉल्व करो।
मैम आंसर बताओ। मैम प्रीफिक्स का आंसर देखना एक बारी। ओह सॉरी, आई एम सेइंग कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो ये वाले सॉल्व किया आप लोगों ने 987 स्टार प्लस, इसका आंसर क्या आएगा इवैल्यूएट को सॉल्व करके। एक तो होता है स्टैक की एप्लीकेशन की प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पास, अभी मैंने इनफिक्स दिया है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन आता है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। थर्ड आपका, अगर आपको पोस्टफिक्स दिया है तो पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स। मतलब इन तीनों एक्सप्रेशन को आपस में हमें कन्वर्जन करना आना चाहिए। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैक। या फिर प्रीफिक्स टू इनफिक्स एंड प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स।
ये तो सारे कन्वर्जन है। और एक आता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेट करके आंसर बताना है। तो लास्ट क्लास मैंने दोनों कराए थे और मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, तो अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लास्ट क्लास में जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था 562 प्लस स्टार 12 4 डिवाइडेड माइनस, तो इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, आप लोगों ने किए क्या सॉल्व? आंसर कीजिए। मैम किया है। तो आंसर बताओ मुझे, क्या है फर्स्ट का आंसर? 987 स्टार प्लस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, प्लीज बताओ भाई। कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा? गाइस, अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो हाउ कैन आई टीच यू? फिर तो मैं क्लास लेना बंद कर दूं। कुछ समझ में तो आपको आ ही नहीं रहा है। ना आप हाँ में जवाब देते हो, ना आप ना में जवाब देते हो। हम्म। देखिए, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, 9 हमने पुश किया, 8 हमने पुश किया, 7 हमने पुश किया, फिर आपको फर्स्ट ऑपरेटर मिला स्टार। 7 को पॉप आउट करोगे, स्टार अप्लाई करोगे 8 के साथ, तो 7 8 जा 56। जो भी इसका आंसर आएगा उसको दोबारा से वापस पुश कर दोगे। फिर इसके बाद आपको मिला प्लस, तो 56 को पॉप आउट करोगे, प्लस जो भी ऑपरेटर है वो लिखोगे, फिर 9 को पॉप आउट करोगे, तो आंसर क्या आएगा? 56 प्लस 9 65। तो इसको जो भी आंसर आएगा उसको वापस पुश करोगे स्टैक में। तो योर आंसर इज, अभी आपके पास कोई भी ना ऑपरेटर है ना ऑपरेंड है, तो योर आंसर इज 65। समझ आया? मैम चाहे कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, कुछ समझ में आए या नहीं, पता ही नहीं है बच्चों का। मैम आ गया समझ। आंसर तो आता ही नहीं मेरे को। सॉल्व करो। मैं तो आगे पढ़ा देती, आपको नहीं नहीं दोबारा से पूछती क्या करा है क्या नहीं, फिर क्या फायदा, हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे, आप टीचर से पूछोगे नहीं कुछ भी। तो सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। सभी लोगों का आंसर चाहिए मुझे क्लास में। गौरव, कोनिया, मनदीप, प्रिया, प्रिया सिंह, सत्यम, सियोना, सभी के आंसर मुझे चाहिए। ठीक। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करो, पता लगे आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिए। जब तक आई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप लोग लगता नहीं पढ़ेंगे। किसी ने ऑन नहीं किया है ना अभी तक?
मैम मेरा हो नहीं रहा कैमरा ऑन। बाकी बच्चे, आप तो आंसर कर रहे हो, बाकी बच्चों का क्या है? चलो, एज यू विश, एज यू लाइक। सो आंसर बताओ मुझे इस क्वेश्चन का। फोर्टी क्या करूंगी मैं? मैम 40 पुश करो पहले। 25 यस मैम। प्लस आएगा तो मैम प्लस कर दो फिर। पॉप करेंगे, 25 को पॉप करेंगे और प्लस कर देंगे 40 के साथ। तो आंसर क्या आएगा? 65। तो क्या करेंगे? तो क्या करूं? 20 पुश कर दो मैम। 20 पुश एंड 5 पुश, तो स्टार आएगा तो 5 स्टार 5। 20। यस मैम। आंसर क्या आएगा? मैम 3 पुश कर दो। आंसर आएगा 100। 100 को सॉल्व करने के बाद वापस इसमें पुश कर देंगे एंड देन क्या करेंगे? 3 पुश करेंगे। मैम 3 प्लस एक 100। मिनट, एक मिनट, 20 आ गया, 5 आ गया। हाँ, तो ये इनकम्प्लीट है। एक ऑपरेशन और होना चाहिए ना? एक ऑपरेशन हमें और चाहिए। ठीक है, तो हम माइनस ले लेते हैं क्योंकि आंसर ही नहीं आएगा, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो क्वेश्चन में। तो 103 माइनस 65, तब आपको आंसर मिलेगा। ओके, अदरवाइज दोनों चीजें आपके टॉप ऑफ द स्टैक में 103 है, तो दिस इज नॉट द आंसर। जब तक आपके स्टैक में 1 एलिमेंट रिमेनिंग नहीं रहेगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। ओके, ओके एक मैम। एक और क्वेश्चन देती हूँ। दिस इज पावर। ठीक है, ट्राई करो और फिर इसके बाद क्यों पढ़ेंगे। जिन्होंने नहीं करा है यहाँ पर देखिए दोबारा से। 7 पुश करेंगे, 6 पुश करेंगे, प्लस 6 कर देंगे, 13 आ जाएगा। 4 पुश करेंगे, फिर स्टार आएगा, 4 मल्टीप्लाई इंटू 13। 52 अगेन 4 आया, पुश कर दिया। अगेन 10 आया, पुश कर दिया, फिर आया माइनस, तो 10 माइनस 4। देखो ध्यान रखेंगे, जो पहले आया है उसको पहले लिखेंगे, 4 माइनस 10 नहीं करेंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। 52 एंड देन क्या आएगा? 6। फिर क्या आया? पावर।
तो बहुत बड़ा आ जाएगा, 6 की पावर 52। सो वेरी बिग। हो सकता है ये बुक में क्वेश्चंस गलत हो, इतना बड़ा तो नहीं सॉल्व करोगे ना आप लोग एग्जाम में। मैम यही नहीं सॉल्व हुआ यहाँ से। हाँ चलो कोई नहीं, 6 की पावर 52 जो भी आएगा निकाल के उसको यहाँ लिखेंगे और फिर 5 पुश करेंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे। पावर की जगह आप यहाँ पर कोई और एक्सप्रेशन ले लीजिए। आप अगेन प्लस ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 52 दैट इज आंसर इज 63। ओके ये सब मैं लास्ट क्लास में आपको करा दिए हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बार ये समझा देती हूँ कि इसको किस तरीके से करते हैं, स्टैक में टेबल बना के ना। वैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पर कि हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने आपको ये प्रीफिक्स इवैल्यूएशन समझाए, अगर आपको स्टैक के थ्रू सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये प्रीफिक्स दिया है तो अब प्रीफिक्स में क्या करते हैं हम, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है ना। इससे पहले प्रीफिक्स टू अगर हमें इनफिक्स जाना है, अभी हमने क्या किया था, इनफिक्स से समझा था कि इनफिक्स से कैसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे और कैसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर प्रीफिक्स आता है तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, अगर पोस्टफिक्स आता है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपका क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम आएगी ना। तो आप कैसे याद रखोगे कि अगर हमारा एक्सप्रेशन है इस तरीके का और स्टार्टिंग में ऑपरेटर दिए गए हैं तो स्टार्टिंग में तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, दैट मीन्स हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या मिला, ई को हमने स्टैक में पुश कर दिया। फिर क्या मिला, डी को भी स्टैक में पुश कर दिया। देन क्या मिला, ए, मतलब वन बाय वन करते जा रहे हैं और उसको यहाँ से रिमूव करते जा रहे हैं एक्सप्रेशन से और स्टैक में डालते जा रहे हैं। ए मिला, ए को भी हमने स्टैक में पुश कर दिया। ये तीनों हमने क्या किए हैं, पुश किए हैं। अब उसके बाद क्या मिल गया, ऑपरेटर। तो जब भी ऑपरेटर मिलेगा टॉप ऑफ द स्टैक में, देखो स्टैक में क्या था, पहले ई आया, फिर डी आया, फिर ए आया। तो जो भी टॉप ऑफ द स्टैक के एलिमेंट्स है उनके साथ इसको ऑपरेट करेंगे। तो डिवाइड मिला तो ए डिवाइडेड डी लिख दिया। बात समझ में आई। और इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। क्यों एनक्लोज कर दिया, क्योंकि नाउ दिस इज ओनली ए सिंगल ऑपरेंड, these are not a divided, this is are not a अलग है और d अलग है। अब ये पूरा एक बन चुका है। जैसे आप d को सिंगल बोल रहे थे ना, अब आप बोलेंगे दिस इज अ वन ऑपरेंड, दिस इज अ सेकेंड ऑपरेंड। अब आप इस तरीके से लिखेंगे e a डिवाइडेड d, तो ये सिंगल हो, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। समझ आया। उसके बाद आगे चले, माइनस मिला, माइनस भी क्या है, ऑपरेटर। तो जैसे आप एक्सप्रेशन सॉल्व करे थे सेम वैसे ही है आपका, बिल्कुल इनफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप स्टैक के थ्रू भी करना चाहते हैं प्रीफिक्स से राइट टू लेफ्ट चलते जाओ और जो भी पहला ऑपरेंड मिले
जो भी फर्स्ट ऑपरेंड मिले उसके बाद वाले 2 ऑपरेंड पे उसे अप्लाई कर दो। तो नाउ क्या मिला, माइनस, तो माइनस के लिए 2 ही ऑपरेंड है तो इन दोनों के बीच में लगा दिया। आगे चले क्या मिला आपको, सी, पुश कर दिया, यहाँ पे ऑपरेटर अप्लाई किया है, यहाँ पे भी ऑपरेटर अप्लाई किया है, यहाँ पे पुश किया है सी को, देन पुश किया बी को, फिर क्या मिला, डिवाइड। तो डिवाइड क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, बी और सी, तो इनके बीच में डिवाइड आ गया। अभी फिर क्या करेंगे, ए मिला, ए को क्या कर दोगे, अगेन पुश, यहाँ ऑपरेटर अप्लाई किया है, फिर अगेन पुश कर दिया, फिर आपको क्या मिला, माइनस। तो माइनस के लिए एक ऑपरेंड तो ए है और एक ऑपरेंड बी डिवाइडेड सी है, तो इन दोनों के बीच में माइनस आएगा और बाहर हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। तो एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ऑपरेंड ये हो गया, बचा हमारे पास स्टार, इन दोनों के बीच में लगा देंगे स्टार। तो ये बन गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। समझ आया? यस मैम। तो ये है प्रीफिक्स से कन्वर्ट करना इनफिक्स में यूजिंग स्टैक। आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, तभी कंप्लीट आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना, प्रीफिक्स और इनफिक्स में ब्रैकेट की नीड नहीं है, नो नीड ऑफ ब्रैकेट, नो नीड ऑफ पैरेंथेसिस। इनको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, जो ब्रैकेट्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होती है। क्यों जरूरत नहीं होती बताइए, क्योंकि हम राइट से जब चलते हैं तो हमें पता लग जाता है कि पहले किसको सॉल्व करना है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं सिंपल ऐसे लिख दूं कि a माइनस बी डिवाइडेड सी स्टार a डिवाइडेड d माइनस ई, तो क्या समझ में आएगा कंप्यूटर को पहले किसको सॉल्व करना है? नहीं समझ में आएगा ना, राइट? क्योंकि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। हम लोग ह्यूमन है, हम लोग क्या लगाते हैं इसमें, अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज ना यूज करें, हम बॉड मास लगाते हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पहले बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट? पढ़ा था बचपन में कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आपका डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करते थे ना पहले। तो अभी क्या है, अभी तो यहाँ पर कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो इनफिक्स एक्सप्रेशन में आपको ब्रैकेट लिखना मैंडेटरी है, पैरेंथेसिस इज मैंडेटरी। अगर आप एग्जाम में ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। समझ आया? यस मैम। मैंने लास्ट टाइम ये सब समझाए थे आप लोगों को। ऐसे स्ट्रिंग्स हैं, मैंने ये भी समझाया था। अगर आपको आप इस तरीके से, जैसे कि एक्सप्रेशन है 2 3 प्लस स्टार प्लस 9 माइनस, अब ये पोस्ट फिक्स नहीं, ये आपका पोस्ट फिक्स है, तो क्या मैं राइट टू लेफ्ट चल सकती हूँ? पहले आपको क्या मिल गया, ऑपरेटर, तो किस पे अप्लाई करोगे, ऑपरेंड ही नहीं है हमारे पास अप्लाई करने के लिए, तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि कहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलना है, कहाँ लेफ्ट टू राइट चलना है। आप राइट क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट अप्लाई कर दोगे, तो चलो 2 पुश करोगे। तो अब आप इस तरीके से स्टैक में पुश करके दिखाओ या टेबल बनाओ। टेबल बनाओगे तो वो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका। आप एक्सप्रेशन लिखिए, सबसे पहले क्या है आपका 2, करेक्टर 2 को हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया स्टैक के अंदर। फिर आपको क्या मिला, 3 को पुश कर दिया, है ना, 3,2 ये स्टैक है आपका। फिर 1 मिला, 1 को पुश कर दिया, अभी क्या मिला, स्टार मिला, तो स्टार क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो 3 into 1 3। अभी स्टैक में क्या क्या है, 3,2। अभी क्या मिला मुझे, प्लस, प्लस मिलेगा, तो 3 + 2 क्या कर दूंगी, 5। एक यहाँ पे लाइन मिसिंग है, जब आपका प्लस आएगा तो ये 9 माइनस तो करेंगे, तो 3 + 2 5, 5 आ जाएगा। फिर आप 9 को पुश करेंगे, 9 और 5 हो जाएगा, फिर आपका माइनस बचेगा, तो 9 5 - 9 -4। ओके, समझ आ रहा है? यस मैम। आपने किसी ने ये नहीं पूछा मुझसे कि हमने 9 - 5 क्यों नहीं लिखा, 5 - 9 क्यों लिखा। अगर मैं इसको स्टैक से डायरेक्ट करके दिखाऊं आपको, 2 पुश किया, 3 पुश किया, 1 पुश किया, पहले मुझे क्या मिला, स्टार। तो मैं, ये क्या एक्सप्रेशन है, ये पोस्ट फिक्स है,
तो पोस्ट फिक्स में जो हमारा एक्सप्रेशन है, तो जो पहले आता है उसको पहले आउट करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा आंसर में? 2 और 3। फिर मुझे क्या मिला? प्लस। तो 3 प्लस 2 5। अभी क्या मिला मुझे? 9। फिर क्या आएगा? माइनस। तो 9 माइनस 5 ही होना चाहिए बच्चा, आंसर 4 आएगा। ये गलत है। 9 माइनस 5 दैट इज 4। 4 विल बी द आंसर। क्योंकि पहले तो 9 ही लिखा है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी बच्चा। तो ये 5 माइनस 9 नहीं, यहाँ पे 9, क्योंकि जो भी टॉप ऑफ द स्टैक में होगा उसको पहले आउट करोगे। ठीक है? ओके मैम। 231 स्टार प्लस 9 माइनस। देखो, ये मेरा पोस्ट फिक्स है। अगर मुझे इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। सबसे पहले 2, मुझे ऑपरेटर मिला स्टार, तो इससे पहले पहले वाले में इसके पहले जो दो ऑपरेंड है उसमें आप एप्लीकेबल कर दीजिए। तो स्टार 3 1 हो गया, प्लस 9 माइनस। फिर दूसरा ऑपरेटर मुझे क्या मिला? प्लस। तो इसके पहले जो दो हैं उनके पहले लगा दीजिए, क्योंकि हम प्रीफिक्स कर रहे हैं। तो प्लस 2 स्टार 3 1, ये ब्रैकेट हो गए। 9 माइनस, अब मुझे क्या मिला? माइनस। तो इन दोनों के पहले, तो ये आ गया माइनस प्लस 2 स्टार 3 1। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। समझ आया? अब इस प्रीफिक्स को अगर मैं देखो सॉल्व करूं, ये 9 रह गया। कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं? देखो, अगर मुझे प्रीफिक्स सॉल्व करना पड़े तो माइनस प्लस 2 स्टार 3 1 और 9। मैं कहां से चलूंगी? अब राइट टू लेफ्ट चलूंगी, क्योंकि पहले ऑपरेटर आ गए तो ये सॉल्व होंगे नहीं, तो हमें यहां से चलना पड़ेगा। तो अब स्टैक में पहले क्या डालेंगे? पुश करेंगे 9, फिर पुश करेंगे 1, फिर पुश करेंगे 3। सबसे पहले क्या आया? मल्टीप्लाई। तो अब क्योंकि हम पीछे से चल रहे हैं, तो पहले तो आप क्या क्या होगा? पहले आपका 1 बाहर आएगा, फिर 9 और 3। फिर आएगा आपका क्या? 2, 2 को पुश कर देंगे, फिर प्लस आएगा। तो 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो हम क्या करें? सेकंड वाले को पहले बाहर निकाल रहे हैं ना। तो 9 माइनस 5 करेंगे तो आंसर इज 4। तो चाहे प्रीफिक्स इवैल्यूएशन हो चाहे पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। इज दैट क्लियर? मैंने आपको दोनों समझा दिए, ये प्रीफिक्स इवैल्यूएशन था और वो पोस्ट फिक्स था। आप जब भी प्रीफिक्स करेंगे, जो सेकंड टर्म है, मतलब आपने इसको पॉप किया, फिर आप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, फिर आप सेकंड करेंगे। अगर आप पोस्ट फिक्स कर रहे हैं तो आप पहले ऑपरेटर को पहले निकालेंगे, सेकंड उसके बाद ऑपरेटर लगाएंगे, फिर आप सेकंड ऑपरेटर लगाएंगे। समझ आ रहा है? यस और नो? यस मैम। चलिए अब ये देखिए, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज अ इनफिक्स। तो अगर हम स्टैक के थ्रू इसमें करें, मैंने आपको वैसे तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग सिखा दिया है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या आएगा? ब्रैकेट सॉल्व में ये सॉल्व हो जाएगा, और ये तो पूरा ये ब्रैकेट में है तो पहले ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल टेबल की बात करें तो टेबल के लिए बच्चा, जो भी पहले आपका ऑपरेटर आएगा उसको पुश करते चले जाओ, और जब भी ऑपरेटर आएगा उसे देखो। ये सबसे पहले पोस्ट फिक्स एम्प्टी है, हमारे पास ब्रैकेट आया, मैंने क्या कर दिया? उसे स्टैक में डाल दिया। फिर ए आया, तो अब
अभी ब्रैकेट ही है, फिर प्लस आया, तो पोस्ट फिक्स में जो भी ब्रैकेट आते जाएंगे उसको हम स्टैक में डालते जाएंगे, जो आपके नॉर्मल नंबर्स आएंगे, जो अल्फाबेट्स आएंगे, उनको हम स्टैक में डालते जाएंगे। तो ए आया, प्लस आया, मैंने यहाँ लिख दिया, फिर ए आया, फिर उसके बाद बी आया, ए बी यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ कर दिया, उसके बाद फिर स्टार आया तो स्टार को यहाँ लगा दिया, बी नॉर्मल, फिर सी आया, सी को उसके साथ लिखा, स्टार यहाँ लिख दिया, फिर ब्रैकेट आया, ब्रैकेट को छोड़ देंगे ए बी सी स्टार, देखो दोबारा समझो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब भी ओपन ब्रैकेट आएगा आप ऑपरेटर को यहाँ पे पुश करेंगे, जब भी क्लोज ब्रैकेट आएगा आप ऑपरेटर को पॉप आउट करके स्टैक में डाल देंगे, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट आया तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे पुश कर दोगे स्टैक के अंदर, और जो आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ ए को लिख दोगे, नेक्स्ट टर्म को। प्लस आया, अभी प्लस के लिए मेरे पास ऑपरेटर 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे पुश कर दूंगी ए एज इट इज। फिर ये वाला ओपन ब्रैकेट है तो ए एज इट इज रहेगा, ओपन ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। फिर बी आया तो बी को हम क्या करेंगे, इसमें पुश करेंगे स्टैक के अंदर, और यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा। फिर स्टार आया, स्टार भी एक ऑपरेटर है तो यहाँ पर एज इट इज उसको लगा देंगे। फिर सी आया तो सी यहाँ पर आएगा, ये एज इट इज रहेगा। फिर आपका क्लोज ब्रैकेट हो गया, जैसे ही ब्रैकेट क्लोज्ड होगा तो ये ऑपरेटर बाहर आ जाएगा और ये यहाँ पर पोस्ट फिक्स में अप्लाई हो जाएगा। तो जब भी ऑपरेटर आता है हम क्या करते हैं, उसको बाहर कर लेते हैं, जब भी ओपन क्लोज ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं स्टैक के थ्रू, है ना। फिर आपके पास डिवाइड आया तो डिवाइड आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, फिर ओपन ब्रैकेट आया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया, फिर डी आया, डी यहाँ पुश कर दिया, ये एज इट इज रहेगा। फिर माइनस आया, माइनस को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, फिर ई आया, ई को यहाँ पुश किया, ये एज इट इज रहा। फिर क्लोज ब्रैकेट आया, जैसे क्लोज ब्रैकेट आएगा इस साइन को आप बाहर निकाल के यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फिर क्लोज ब्रैकेट आया, इस ऐसे हो जाएगा, तो ये आपके पास डिवाइड था, पहले डिवाइड बाहर आएगा और फिर प्लस बाहर आएगा। समझ में आया? इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। यस और नो? यस मैम। एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे रही हूँ इनफिक्स, करके देखो। टेबल के थ्रू सिंबल, पोस्टफिक्स एंड स्टैक। ट्राई करो। स्टैक में सिर्फ ऑपरेटर डाल रही है, ये ऑपरेटर स्टैक है और ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। ब्रैकेट आएगा, अभी स्टैक में कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट को स्टैक में डाल देंगे। ए आएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे ए डाल देंगे, ऑपरेटर में सिंपल आपका ऑपरेटर रहेगा। फिर जैसे स्टार आएगा यहाँ पर ए रहेगा और ऑपरेटर को यहाँ पे पुश कर देंगे। बी आएगा, ए के बाद बी को पुश कर देंगे, ये एज इट इज रहेगा। फिर जैसे ही ब्रैकेट क्लोज्ड हुआ हमने क्या करना है, ये ए बी
ब्रैकेट क्लोज होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉप आउट करके स्टार को यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट भी हट जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आया, प्लस, तो जैसे ही यहाँ पे प्लस आएगा, ए बी स्टार प्लस को आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फिर आपके पास क्या आया, ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट को यहाँ लिखिए, उसके बाद सी आएगा, सी यहाँ पुश करिए, ये एज इट इज, फिर माइनस आएगा, ए बी स्टार सी प्लस ब्रैकेट माइनस, फिर डी आएगा, डी को यहाँ पुश करिए, प्लस ब्रैकेट माइनस, अभी क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट होते ही माइनस को आप क्या करोगे, यहाँ पे लगा देंगे, प्लस बचा। अभी यहाँ पे आपके एक्सप्रेशन सब खत्म हो चुके हैं, तो प्लस को निकाल के भी हम यहाँ पे, दिस इज योर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। और जो मैंने आपको सिखाया था डायरेक्ट करना, वो सिंपल है, आप जब ब्रैकेट लगाए तो ये भी अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा और बाद में ये सॉल्व होगा। दैट इज अगर हम पोस्ट फिक्स में कर रहे हैं तो ए बी स्टार प्लस एज इट इज है सी माइनस डी। सेकेंड लाइन में एक्चुअली जब नेट का एग्जाम देते हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक काम आती है, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया था, सी डी माइनस, उसके बाद ये लास्ट में प्लस सॉल्व होगा, तो ए बी स्टार सी डी माइनस प्लस, और ये आपका स्टैक के थ्रू। बट आप अभी स्टार्टिंग में पहली बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो आप एग्जाम दोगे तो यही मेथड से आप लोग सॉल्व करके आना, स्टैक के थ्रू टेबल बना के। समझ आया गाइस? गाइस आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम, आ गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, और भी थे, तो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे आंसर बताइए क्या है इसका आंसर एबीसीडी में से। मुझे आंसर बताइए कि टॉप टू एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेलुएटेड, पहला स्टार अगर हम इवेलुएट करेंगे तो उसका टॉप ऑफ द स्टैक में कौन से दो एलिमेंट होंगे इन सब में से? अगर आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे तो सॉल्व करिए, मुझे बताइए। मैम सी। यस, राइट आंसर। एंड व्हाट इज द कंप्लीट आंसर? इवेलुएट करके क्या आएगा? एट पुश करेंगे, टू पुश करेंगे, थ्री पुश करेंगे, फिर क्या आएगा, सबसे पहले पावर। तो अभी ये क्या है, हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो जो पहले आया है उसको ही पहले बाहर निकालेंगे, राइट, यही सिखाया था ना मैंने। तो 3 की पावर 2 करूं कि 2 की पावर 3? मैम 3 की पावर 2। यस, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 की पावर 2 क्या होगा, 3 की पावर 2 होगा कि 2 की पावर 3? मैम 3 की पावर 2। 2 की पावर 3।
देखो मैंने यही सिखाया होगा पहले भी। देखो पहले 6 अगर हम करेंगे तो पहले 6 बाहर, मतलब जो आएगा वो बाद में, मतलब ये इस तरीके से सॉल्व होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था, ठीक है ना। अगर हम पोस्ट फिक्स को इवेलुएट कर रहे हैं तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो जो बाद में आया है ना, 6 2, तो जो टॉप ऑफ द स्टैक में है उसको बाद में लिखेंगे और इसके बाद जो पहला ऑपरेटर उसको पहले लिखेंगे, तो यही इसी तरीके से चलेगा। आप इसको याद रखिए। 8 + 5, देखो 12 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 12 नहीं किया मैंने, 12 डिवाइड बाय 4 किया है, फिर 40 - 3 किया है। ओके, तो इसीलिए यहां पर भी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे गलती हो गई बच्चा, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, हाँ तो यहाँ -4 ही आंसर आएगा, करेक्ट था ये। दिस इज 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर आपका 3 2 + 3 करेंगे तो ये 5, वो तो पहले ही आ गया हमारा, और ये 5 - 9 करेंगे तो -4 आएगा, ठीक है। फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 8, उसके बाद क्या आएगा आपके पास डिवाइड, तो 8 डिवाइड बाय 8 दैट इज 1, फिर आपने 2 पुश किया, फिर आपने 3 पुश किया, फिर क्या करूंगी मल्टीप्लाई में, 3 × 2 की लिखूंगी, 2 × 3 लिखूं, मैम 2 × 3। यस, तो इट इज 1 and 6। तो आप देखो टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, सबसे पहले क्या है 6, फिर क्या है 1, तो 6 1 इज द आंसर। अगर आगे सॉल्व करते हैं तो आया हमारे पास प्लस, प्लस आएगा तो 1 + 6 दैट इज 7, 5 को पुश करेंगे, 1 को पुश करेंगे, फिर मल्टीप्लाई आया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 7 और 5, फिर आप माइनस करेंगे तो भी क्या होगा माइनस में, 7 - 5 दैट इज 2, तो 2 विल बी द आंसर। ओके, ओके मैम। now I am moving to the next topic, Q. What do you mean by Q? अच्छा, आप मुझे बताइए, जब आप कभी भी टिकट काउंटर पर गए हैं, किसी भी टिकट काउंटर पे, चाहे वो मूवी टिकट काउंटर हो, चाहे वो आपका मेट्रो मेट्रो की मेट्रो का टिकट काउंटर हो, जहाँ पे आप रिचार्ज करते हैं, गए हैं आप? तो आप यस मैम। जब आप लाइन लगाते हो, आप क्यू बनाते हो, है ना। ये पहला बंदा है, सेकंड है, लाइन, एक काउंटर बना हुआ है, एक लाइन लग रही है, तो जो बच्चा पहले आता है लाइन में, उसको पहले सर्व किया जाता है ना, पहले उसको मौका दिया जाता है। यस जैसे जैसे मैम। लाइन, जो सबसे लास्ट में आता है उसको सबसे लास्ट में ही मौका मिलता है टिकट का, है ना। बट जो आप आधे जा, जैसे मेट्रो में आप जाते हो, जब मेट्रो में एंट्री करते हो, जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे लास्ट में इन करता है ना। अब इस टैग में क्या था कि आपने प्लेट रख दी, एक प्लेट रखी, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट रखी, फिर प्लेट, फिर प्लेट, फिर प्लेट, तो जो लास्ट वाली प्लेट थी, लास्ट प्लेट है ना, सबसे जो लास्ट में रखी है, वो सबसे पहले बाहर निकल गई, फिर ये बाहर निकली, फिर ये बाहर निकली, फिर ये बाहर निकली, तो उसको हमने क्या बोला था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन हुआ था वो पहले बाहर निकला, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले इन करा था हमने, उसको हमने सबसे बाद में आउट किया। तो ये प्रिंसिपल किसका था, स्टैक का। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्यू। क्यू में क्या है, जो फर्स्ट में इन हुआ है वो फर्स्ट में ही आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन लास्ट आउट, राइट। और ये रियल भी है,
हम नॉर्मल जब क्यू लगाते हैं तो इसी तरीके से चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डेटा कैन ओनली बी प्लेस एट द बैक ऑफ द क्यू। डेटा को हम आगे से इन कभी भी नहीं करेंगे, पीछे से ही डालेंगे क्यू में। तो क्यू जैसे आपका स्टैक तो इस तरीके से हम बनाते थे, क्यू कैसे बनती है, इस तरीके से क्यू बनती है। अगर आपके पास ए आया, आपने उस क्यू को अब इंसर्ट करने को यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप दो नए वर्ड सीखे, जैसे आपने पुश एंड पॉप सीखे ना, ऐसे यहाँ पे फ्रंट और रियर में आपको सिखाऊंगी। अभी इतना समझो कि पहले आपका जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम ऐसे इस तरीके से इंसर्ट करते चले जाएंगे। अगर नया एलिमेंट आएगा तो अगर हमें डिलीट करना है तो आगे से डिलीट होगा, जो भी डिलीट होगा आगे से डिलीट होगा, फ्रंट से, और जो भी पुश होगा वो बैक से पुश होगा। तो डेटा कैन ओनली बी प्लेस एट द बैक ऑफ द क्यू। इज दैट क्लियर? एंड डेटा कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो फ्रंट से हम रिमूव करते हैं और बैक से हम इंसर्ट करते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्यू। डेटा कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द रियर ऑफ द क्यू। ये क्या हो गया, रियर। ये क्या है, फ्रंट। इफ देर इज ओनली वन आइटम ऑफ द क्यू, तो भी आप लास्ट से इसको रिमूव करेंगे, जो भी आपका फर्स्ट आइटम है वही रिमूव्ड होगा। एंड डेटा कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्यू विदाउट फर्स्ट रिमूविंग ऑल द आइटम्स इन द फ्रंट ऑफ इट। हम बीच में से किसी को रिमूव नहीं कर सकते। अगर मेरे पास क्यू में ए बी सी डी ई एलिमेंट इंसर्ट हुए हुए हैं और कोई आपसे बोले कि सी को डिलीट कर दो, नहीं, मैं बीच में से कोई बाहर निकाल सकती हूँ। पहले ए बाहर निकलेगा, फिर बी बाहर निकलेगा, देन सी को हम बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे। तो दैट मीन्स ये क्यू का फंडा है, जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वही सबसे पहले आउट होगा। अगर नया डेटा आएगा तो वो लास्ट में इंसर्ट होगा। इज दैट क्लियर? लाइक स्टैक, queue is also an ordered list of the element of the similar data type, and queue follow the FIFO structure, first in first out. Once a new element is inserted into the queue, all the element inserted before the new element in the queue must be removed to remove the new element. यानी कि अगर हमें एक क्यू बनाई है, क्यू का साइज फिक्स्ड है 5, साइज बेटा फिर जैसे एरे का साइज फिक्स्ड होता है ना, ऐसे स्टैक का भी फिक्स्ड होता है और क्यू का भी। ऐसा नहीं है कि आपको जितनी मर्जी आई आप एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहे हैं, एक फिक्स्ड साइज हम लेके चलते हैं स्टैक का भी और क्यू का भी। अगर क्यू का साइज 5 है, अब आगे देखोगे तो आपके पास अगर 5 एलिमेंट आपने इंसर्ट करने हैं ए बी सी डी, मैं आपको भी इंसर्ट करके दिखाती हूँ, पहले आप इसके एक्सप्रेशन देख लीजिए। रियर का मतलब होता है, रियर पोजीशन वहां पर होती है जहां पर आपके एलिमेंट को हमें ऐड करना होता है, यानी कि इंसर्ट करना होता है। फ्रंट हम बोलते हैं किसको, जहां पर से हमें एलिमेंट्स को रिमूव करना होता है, फ्रंट आपका वहां लाई करता है क्यू के अंदर। तो जब आप क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो आपकी रियर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, प्लस होती चली जाएगी। जब आप डिलीट करेंगे तो फ्रंट की पोजीशन इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे, जब हम पुश कर रहे थे तो टॉप आपका इंक्रीमेंट हो रहा था, जब पॉप कर रहे थे तो टॉप आपका एक डिक्रीमेंट हो रहा था, राइट? ये हमने किसमें सीखा था, स्टैक के अंदर, पुश एंड पॉप। ये एक्सप्रेशन किसके थे, पुश एंड पॉप के थे। तो अगर हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू में आप दो चीज सीखेंगे, रियर एंड फ्रंट। और एनक्यू का मतलब होता है इंसर्ट करना, जैसे वहां पे इंसर्ट करने को पुश बोल रहे थे, ऐसे एनक्यू का मतलब होता है एडिशन एन एलिमेंट टू द रियर ऑफ द क्यू, क्यूब में एलिमेंट को इंसर्ट करना। डीक्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को क्यू में से रिमूव करना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, एनक्यू और डीक्यू। अब देखिए एनक्यू ऑपरेशन अगर हम करें तो रियर और फ्रंट, रियर कहां पर है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, अभी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं, है ना, कोई एलिमेंट नहीं है। डीक्यू का मतलब डिलीट करना, एनक्यू का मतलब इंसर्ट करना। तो अब देखो फ्रंट आपका यहां पर है और रियर आपका यहां पर है। अगर मुझे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो रियर आपका यहां पर शो करेगा। अगर मैं किसी एलिमेंट को डिलीट कर दूं तो फ्रंट आपका यहां पर शो करेगा। इज दैट क्लियर?
यस मैम। अब देखो ये चलता कैसे है, मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ। सबसे पहले हमें बोला गया एन, ये आपकी ऑलरेडी बनी हुई डेटा स्ट्रक्चर, ये क्यू बनाया हुआ है मैंने एक, ठीक है ना, क्यू में ऑलरेडी एलिमेंट है। तो अभी आपका फ्रंट यहाँ पर है इनिशियली और रियर यहाँ पर है। ये तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई क्यू है। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगी जिसमें मैं आपको क्यू बना के दिखाऊंगी। पहले आप क्यू में सीखिए कि कैसे हम फ्रंट को और रियर को एक्सेस करेंगे, कैसे हम एन क्यू अप्लाई करेंगे, कैसे हम डी क्यू अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एन क्यू 10 करना है। ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बना के ही दिखा रही हूँ। एन क्यू 10 का मतलब क्या है, 10 को क्यू के अंदर ऐड करना। तो जैसे ही मैंने क्यू के अंदर 10 को ऐड किया, मेरा फ्रंट कहां पर है, इनिशियली फ्रंट कहां पर होता है बताइए। इनिशियली आपका जो फ्रंट और रियर है वो दोनों -1 होते हैं। जब हम एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं देखिए अभी आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। जैसे ही आपने, फ्रंट भी आपका -1 है और रियर भी आपका -1 है, जैसे ही आपने 10 को यहां पर इंसर्ट किया, आपका क्या बढ़ा बताओ मुझे। आपने इंसर्शन किया कि डिलीशन किया? इंसर्ट किया। और इंसर्ट का मतलब क्या होता है, रियर में कुछ ऐड करना। तो आपका फ्रंट तो एज इट इज रहेगा -1, बट रियर आपका क्या हो जाएगा, -1 + 1 दैट इज 0 हो जाएगा। फिर आपके पास NQ8 आया, क्यू में हमें 8 को इंसर्ट करना है। तो 8 यानी 10 के बाद आएगा। तो फ्रंट आपका अभी भी -1 पर ही है, कोई एलिमेंट रिमूव हुआ ही नहीं है। और क्योंकि रियर एंड पे एक और एलिमेंट आ गया तो रियर को +1 कर देंगे। तो 0 + 1 1। तो रियर आपका यहाँ पर पॉइंट करेगा, आर आपका यहाँ पहुंच गया। फ्रंट आपका अभी भी इनिशियली लेवल पर ही पड़ा हुआ है। फिर आपके पास 12 आया, 12 को आपने लिस्ट में इंसर्ट किया। फ्रंट आपका अभी भी -1 पर है और रियर आपका 2 पे, यानी रियर आपका यहाँ पे पहुंच गया, राइट। फिर आपका 16 आया, फ्रंट अभी भी वहीं पर है, रियर आपका 3 पे आ गया। फ्रंट आपका अभी भी -1 पर है। फिर आपका 9 को हमने एनक्यू किया तो रियर आपका 4 हो गया, फ्रंट आपका अभी भी -1 पे शो कर रहा है। फिर आपका 20 आया तो फ्रंट रियर आपका पहुंच गया 5 पे, एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है। फ्रंट आपका अभी भी -1 पे है। देन 18 आया, रियर आपका 6, फ्रंट आपका -1। अब आपको करना है DQ 10। तो 10 को जैसे ही आपने रिमूव करना है लिस्ट से, बताने की जरूरत ही नहीं है। DQ का मतलब पहले आपका 10 ही रिमूव। DQ के आगे आप देखो क्या कोई एलिमेंट लिखा है, इज देयर एनी एलिमेंट इन द DQ ऑपरेशन? DQ फंक्शन के आगे क्या कोई ऑपरेशन, क्या कोई एलिमेंट लिखा है? नहीं। DQ का मतलब है जो भी टॉप में, जो भी क्यू के फ्रंट में एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा लिस्ट से। तो यानी कि यहां से आपका 10 हट जाएगा। जैसे ही 10 हटेगा, फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी -1 से क्या, -1 + 1 यानी कि 0। तो फ्रंट आपका भी यहाँ पे शो कर रहा है। फिर आपको DQ करना है, तो अभी टॉप ऑफ द, अभी क्यू में क्या है सबसे पहले 8। तो जो भी फ्रंट की वैल्यू उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो फ्रंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, 8 रिमूव हो जाएगा। फिर 12 को रिमूव करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, फ्रंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। फ्रंट की वैल्यू पहले अभी 0 थी, 0 से 1 पहुंची, 1 से आपकी 2 हो गई। फिर 16 को रिमूव करोगे, DQ करोगे दोबारा, तो फ्रंट की वैल्यू 3 पे पहुंच जाएगी और 16 रिमूव हो जाएगा। फिर दोबारा रिमूव करोगे DQ को तो 9 डिलीट हो जाएगा, 3 से वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर दोबारा DQ करोगे 20 DQ होगा और आपकी वैल्यू 4 से 5 आ जाएगी। अगेन DQ करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा और वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है, तो अगर क्यू का साइज 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इतना साइज है तो आपका 5 यहाँ पर इंसर्ट होगा, स्टार्टिंग में इंसर्ट नहीं होगा। ये आपके सारे एलिमेंट ब्लैंक जाएंगे। समझ आया? यस मैम। देखो ए अराइव आया, अगर ये हमारी क्यू का साइज सिर्फ 4 है, क्यू का साइज कितना है 4, तो ए आया मैंने क्यू में डाल दिया, बी आया क्यू में डाल दिया, सी आया क्यू में डाल दिया। अगर बी चला गया, सॉरी ए चला गया, तो ए बाहर निकल गया, बी सी आपकी यहीं पर है। फिर अगर आपका बी निकल गया क्यू में से तो सी सिर्फ, क्यू में सिर्फ सी पड़ा हुआ है।
तो ये आपका देखिए फंक्शन है। सबसे पहले स्टार्ट, स्टोर द एलिमेंट टू द इंसर्ट, चेक इफ रियर इज इक्वल टू मैक्सिमम -1। तो जो भी मैक्सिमम हमने क्यू का साइज डिसाइड किया है, सपोज क्यू का साइज अगर 4 है, तो आपका हमेशा क्यू भी 0 से स्टार्ट होती है। तो मैक्सिमम -1 होगा, देन राइट ओवरफ्लो, कि आपकी क्यू फुल हो चुकी है, मैं उसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकती। और अगर नहीं कर सकते तो स्टेप जाइए 6। ये क्या है? एल्गोरिथम है। दिस इज नॉट द प्रोग्राम, दिस इज एल्गोरिथम। और अगर ऐसा नहीं है, अभी आपका रियर जो है मैक्सिमम -1 तक नहीं पहुंचा है, रियर लास्ट तक नहीं पहुंचा है, तो रियर को, अगर रियर -1 है तो क्या करोगे? सबसे पहले सेट करोगे फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0, एल्स अदरवाइज रियर में हमेशा एक इंक्रीमेंट कर दोगे, और जो भी क्यू का एलिमेंट होगा उसको रियर में डाल दोगे, नंबर को रियर के अंदर डाल दोगे। ठीक है ना? ये आपके रियर की एल्गोरिथम है। इसी तरीके से आपकी फ्रंट की चलेगी। फ्रंट में आपका क्या हो जाएगा? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। वहां पे सिर्फ सिंगल ऑपरेशन था टॉप, यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, फ्रंट और दी रियर। तो इसका एडवांटेज क्या है? इट इज यूज्ड इन एप्लीकेशन इन विच डेटा इज ट्रांसफर्ड एसिंक्रोनियसली बिटवीन टू प्रोसेस। द क्यू इन C++ कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सिंक्रोनाइजेशन। तो बेसिकली जहां पर हमें सिंक्रोनाइजेशन करना है, मतलब क्यू में आपको 1 बाय 1 डेटा को रीड करना है, पहले जो आया उसको एक्सेस करना है, तो वहां पर हम क्यू का यूज करेंगे। द कॉल सेंटर सिस्टम यूज्ड क्यू टू होल्ड द इनकमिंग कॉल एंड टू रिजॉल्व देम टू 1 बाय 1। जिसकी कॉल पहले आएगी उसको पहले होल्ड कराया, उसको पहले आप रिजॉल्व करोगे, बाद में दूसरे को कॉल करोगे। ठीक है ना? द क्यू कैन हैंडल द इंटरप्ट इन रियल टाइम सिस्टम एंड आर आइडल फॉर द डिस्क शेड्यूलिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। अगर हमारे सिस्टम में जो भी प्रोसेस आती है कि पहले हमें इसको प्रिंट करना है, फिर दूसरे इसको प्रिंट करना है, तो जो प्रोसेस पहले आती है उसको पहले हैंडल करते हैं। ठीक है? तो ये आपका डीक्यू की प्रोग्राम, डीक्यू की एल्गोरिथम, यानी डिलीट करने के लिए आप कैसे करोगे? स्टार्ट, एलिमेंट जो अभी आपके एलिमेंट स्टोर हुए हैं, चेक करेंगे कि आपका एलिमेंट फ्रंट जो है वो -1 है। यस, अगर है तो फ्रंट हमेशा बड़ा होना चाहिए रियर से। अगर ऐसा है तो हम अंडरफ्लो, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, आपका जो क्यू है वो बिल्कुल ब्लैंक है अभी। तो हम क्या करेंगे? कोड पे जाएंगे, सेट वैल्यू इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में फ्रंट, और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। तो फ्रंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब भी आपका एलिमेंट आपका वो डिलीट होगा। तो वॉइड डीक्यू इज एम्प्टी, आप चेक करोगे एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो एरर डाल देंगे क्यू इज एम्प्टी। अगर नहीं है, एल्स पार्ट में जाओगे, अगर फ्रंट रियर के इक्वल है तो फ्रंट को -1 करोगे, रियर को माइनस करोगे, एल्स फ्रंट को ++ कर दो। समझ में आया? Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट।
आपको क्यों समझ आई? Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट। रियर और फ्रंट ऑपरेशन कैसे काम करते हैं ये समझ आ गया? Yes, ma'am. एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Yes. ये आपकी क्यू है, ब्लैंक, पी, क्यू, आर और ब्लैंक। फ्रंट आपका ओह सॉरी, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। ये आपकी क्यू है, क्यू का साइज है 5, ठीक है ना? क्यू का साइज कितना है? 5। दिस इज योर क्यू। सबसे पहले आपको, अब इसमें दिया गया है फ्रंट आपका कहां पर है? 2 पर है और रियर आपका 4 पर है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आर इसमें ऐड करूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियर एंड फ्रंट, और आर कहां पर जाएगा? बताइए। Ma'am, last. लास्ट कहाँ? देखो आर ऐड करना है, तो अभी आपकी क्यू में फर्स्ट ब्लैंक है, पी है, क्यू है, तो आपका आर कहां पर आएगा? यहाँ पर। और जब भी हम ऐड करते हैं तो किसकी वैल्यू चेंज होती है, फ्रंट की कि रियर की? रियर की। तो रियर आपका क्या हो जाएगा? एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज 5। ओके। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, मुझे 2 लेटर डिलीट करने हैं, तो व्हाट हैपन विद फ्रंट एंड रियर? और वो कौन से 2 लेटर डिलीट होंगे? Ma'am, front के 2 letters. हाँ, तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, फ्रंट की कि रियर की? Ma'am, front की. कि कितनी हो जाएगी फ्रंट की वैल्यू? Ma'am, 3. क्यों? 2 लेटर डिलीट करने हैं ना, तो जब P को डिलीट करेंगे तो वैल्यू 3 हो जाएगी, जब Q को डिलीट करेंगे तो 4 हो जाएगी, और रियर आपको ऑलरेडी 5 है, तो अब आपका Q हो जाएगा
ये, ठीक है जी। ओके मैम। तो ये तो हमारी है लीनियर क्यू। अगर अब मुझे इसमें और एलिमेंट, सपोज में 3 एलिमेंट ऐड करने हैं, मेरे क्यू के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं? ओनली 1। अब मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ और ऐड नहीं कर सकती, ठीक है ना, लेकिन क्यू मेरी खाली पड़ी है। तो अगर मुझे और एलिमेंट ऐड करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ ऐड करना पड़ेगा। और ऐसा काम किसके अंदर होता है? सर्कुलर, जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है, सर्कुलर क्यू भी होती है। तो क्यू के बिना बच्चा टाइप होते हैं। क्यू आपकी 3 तरीके की होती है। लीनियर क्यू जो आपने अभी तक पढ़ी, एक आपकी डी क्यू और एक आपकी सर्कुलर क्यू, ठीक है। तो अगर हम डबल क्यू की बात करें तो डी क्यू का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। दैट मीन्स कि जो हम इंसर्शन और डिलीशन एक एंड से कर रहे थे, कि भाई हमने जो भी इंसर्ट किया वो फ्रंट से इंसर्ट किया, मतलब बैक से इंसर्ट किया, जो भी हमें डिलीट करना है वो फ्रंट से डिलीट करना है। तो एक एंड से इंसर्शन हो रहा था और एक एंड से डिलीशन हो रहा था, ये कर रहे थे हम अभी तक। तो अगर हम बात करते हैं डी क्यू की, तो डी क्यू का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू मीन्स DQ is linear data structure where the insertion and deletions operation are performed from the both and. That means मैं यहाँ से insert भी कर सकती हूँ और यहाँ से removal भी कर सकती हूँ, यहाँ से भी insert कर सकती हूँ और यहाँ से removal भी कर सकती हूँ. This is the definition of the double-ended queue. So we can say that DQ is generalized version of the queue. So the insertion and deletion the queue can be performed on the both and, इसलिए इसको हम DQ बोलते हैं. It does not follow the FIFO rule. अब क्योंकि यहाँ से इंसर्शन भी हो रहा है और डिलीशन भी, तो FIFO रूल तो हो रहा ही नहीं है ना. FIFO रूल तो आपका फॉलो ही नहीं होगा. FIFO रूल कहाँ पे फॉलो होता है? जहां पर आपकी लीनियर क्यू होती है. अब जो वन साइड इंसर्शन होता है, वन साइड डिलीशन, बट यहाँ दोनों साइड इंसर्शन डिलीशन हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे? DQ. अब टाइप ऑफ DQs भी होते हैं. कंटिन्यू करूं या आप समझ आ रहा है ना? आगे बढ़ाऊं? यस मैम। अगर हम DQ की बात करें तो DQ के भी टाइप होते हैं. कैसे? कि हमने इनपुट रिस्ट्रिक्टेड बना दिया, मतलब इनपुट सिर्फ एक एंड से होगा, डिलीशन दोनों एंड से हो सकते हैं. तो इंसर्ट हम यहां से करेंगे, डिलीट दोनों साइड से करेंगे. तो इंसर्शन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ओनली ऑन द वन एंड, बट डिलीशन कैन परफॉर्म फ्रॉम द बोथ साइड. तो इसका टाइप हो गया है. दूसरा हमने क्या बनाया? आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड. दैट मीन्स कि आउटपुट दोनों साइड से, मतलब इंसर्शन जो है वो दोनों साइड से होगा, डिलीशन ओनली वन साइड से होगा. आउटपुट मतलब डिलीशन, डिलीट करना, आउटपुट मतलब निकालना. तो डिलीट एक साइड से होगा, जिस साइड से होता है ना, और इंसर्शन आपका दोनों साइड से होगा. चेक एम्प्टी और चेक फुल ऑपरेशन में आपको बता ही चुकी हूँ. दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट. अगर आपका फ्रंट -1 पर है, दैट मीन्स आपकी अभी क्यू एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. जब आपका फ्रंट अगर हम फुल चेक करते हैं, यानी कि फुल में क्या है? दिस ऑपरेशन परफॉर्म विद तो चेक DQ इज फुल और नॉट. अगर आपका फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1 है और फ्रंट इज इक्वल टू 0 है और रियर इज इक्वल टू n-1 है, दैट मीन्स DQ आपकी फुल है. 3 तरीके हैं DQ में चेक करने के कि आपका जो क्यू है वो फुल है या नहीं. या तो आपका फ्रंट रियर +1 हो जाएगा, या आपका फ्रंट 0 होगा, या आपका रियर इज इक्वल टू n-1 होगा. ठीक है ना? ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इंसर्शन करते हैं तो फ्रंट आपका वहीं पर रहता है और रियर आपका एक इंक्रीमेंट होता है. जैसे देखो, फ्रंट अभी आपका 0 पर है और रियर आपका यहाँ पर है. जैसे ही हमने एक और एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, रियर आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, 5 पे पहुंच जाएगा. ठीक है ना? जितने जैसे ही न्यू एलिमेंट आते जाएंगे, रियर आपका इंक्रीमेंट. जब भी डिलीशन करेंगे तो फ्रंट आपका यहाँ पर था, इसे रिमूव करेंगे तो फ्रंट आगे बढ़ जाएगा.
1 पे पहुंच जाए। इफ वी DQ हैज वन एलिमेंट, रियर को -1 पे सेट किया है और फ्रंट को भी -1 पे सेट किया है, एल्स इफ फ्रंट इज एट द एंड, जो भी अगर फ्रंट आपका एंड पे पहुंच गया तो फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो जो मैंने आपको भी प्रोसेस समझाया था, यहाँ पर दोबारा देख लीजिए। ये आपकी क्यूब बनी हुई है जिसका साइज क्या है 5, 0 से स्टार्ट हुआ, फ्रंट और रियर दोनों -1 पे है। अभी आपकी क्यूब में कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपका 7 आया, आपका फ्रंट तो 0 पे ही है और रियर आपका 0, दोनों 0 पे पहुंच गए। जैसे हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, फ्रंट और रियर दोनों को 0 करते हैं, मतलब कि आपकी क्यू में एक एलिमेंट आ चुका है। ठीक है ना। जैसे सेकंड एलिमेंट इंसर्ट किया, थर्ड एलिमेंट इंसर्ट किया, रियर आपका 1 बाय 1, जितने एलिमेंट इंसर्ट करोगे उतना रियर आपका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो फर्स्ट टाइम पे सिर्फ फ्रंट की वैल्यू 0 होती है और रियर की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होती रहेगी जैसे आपका एलिमेंट ऐड होगा। 5 ऐड किया, रियर की वैल्यू 1 हो गई, 2 ऐड किया, रियर की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, 7 को आपने डिलीट किया तो फ्रंट की वैल्यू 0 से हट के 1 पे आ गई, रियर आपका 2 पे रहा। फिर आपने क्या किया, 6 को इंसर्ट किया, 1 को इंसर्ट किया, 2 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं तो रियर की वैल्यू 2 थी, 2 से क्या हो गई 4 हो गई। 2 एलिमेंट डिलीट करोगे तो आपका एलिमेंट 5 और 2 जो भी स्टार्टिंग में थे, अगर 3 करोगे तो 5 2 6, 3 हो गए तो 1 की एलिमेंट में 3 ऐड कर दोगे तो फ्रंट भी 4 पे आ गया और रियर भी 4 आ गया। तो जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, दैट मीन्स आपकी क्यू फुल हो चुकी है। अब अगर आप इसमें कुछ इंसर्ट करेंगे तो वो ओवरफ्लो दिखा देगा। क्लियर। अगर दोनों -1 पे होते हैं तो आपका अंडर फ्लो है, आप रिमूविंग नहीं कर सकते। अगर दोनों सेम लोकेशन पर होते हैं, दैट मीन्स आपका क्यू जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है। नाउ वी कैन नॉट इंसर्ट एनी एलिमेंट टू द क्यू। तो क्यू के ऑपरेशन समझ आए। यस मैम, आ गया। अब देखो जैसे कि दोबारा देख लो, ये एक क्यू बनी हुई है, फ्रंट आपका 0 पर है, रियर आपका 7 पे पहुंच गया है। अगर मैं 3 एलिमेंट रिमूव करती हूँ तो फ्रंट आपका यहाँ 3rd लोकेशन पे पहुंच जाएगा, रियर यहीं पर रहेगा। ठीक है ना। अगर मुझे इसके बाद इंसर्ट करना है तो वो फंडा होता है सर्कुलर क्यू का। राइट। सर्कुलर क्यू ये कहती है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें सर्कुलर क्यू, अभी ये सिर्फ DQ का है। सर्कुलर क्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले आपको एक कोई क्वेश्चन दे देते हैं। मैं चलो बता देती हूँ सर्कुलर क्यू का फंडा क्या कहता है। ये सर्कुलर क्यू का एग्जांपल है। सर्कुलर क्यू का मतलब ये है कि जैसे आपकी लोकेशन एम्प्टी होती जा रही है ना। भाई आपका फ्रंट भी यहाँ पर आ गया, रियर भी यहाँ पर आ गया, है ना, सपोज, और 7 रियर भी यहाँ पर आ गया। अब आपके इसमें यहाँ पे एलिमेंट खाली पड़े हैं, बट यहाँ पे एलिमेंट आपका है, आपको अब एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो स्टार्टिंग में तो खाली हो गई ना पोजीशन। तो सर्कुलर क्यू ये कहती है कि आप अगर रियर यहाँ पे पहुंच गया है तो आप रियर के बाद दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो इंसर्ट करना। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्कुलर क्यू का है। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ तक एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, अब मुझे कोई और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो रियर की वैल्यू 0 हो जाएगी और मैं स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दूंगी। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, रियर इज इक्वल टू 1 वापस। तो जैसे ही फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम होगी, अगर और एलिमेंट आता है देन अगेन यू इनिशियलाइज रियर इज इक्वल टू 0। फिर रियर की वैल्यू 1 हो गई, फिर आपने और एलिमेंट इंसर्ट किया, रियर की वैल्यू 2 हो गई। अब अगर रियर और फ्रंट के बीच में ओनली 1 का डिफरेंस है, यानी कि रियर अगर फ्रंट से छोटा है और ओनली 1 साइज कम है, तो आपकी क्यू जो है वो फुल है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी DQ। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था अभी, ये वाला, अगर मैं इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करूं और इसी में आगे आपको ऑपरेशन दूं, तो अभी 2 लेटर आपने डिलीट किए थे। 2 घंटे
हाँ जी, थक गए? किसने कुछ बोला सॉरी मैम, अभी? हाँ सॉरी जी, मैम, सॉरी मैम, सॉरी। नहीं बस लास्ट ही कर रहे हैं क्लास को। बस सर्कुलर क्यू के ऑपरेशन देख लीजिए। क्यू है, आपने अभी 2 लेटर डिलीट किए थे, तब आपका एक मिनट, फर्स्ट आपने आर ऐड किया था, पी क्यू आर थे आपके पास, आपने 2 लेटर डिलीट किए थे, तो ओनली आर था आपके पास, और फ्रंट की वैल्यू 4 थी और रियर की वैल्यू 5 थी। अब इसके बाद अगर मैं आपसे सर्कुलर क्यू है ये आपकी, अगर मैं 3 लेटर आपको ऐड करने के लिए बोलूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर, और कहां पर ऐड होंगी, बताएंगे आप मुझे? बताइए। अगर हम इस क्वेश्चन को शुरू से लें, बुक में जो दिया गया है, यहाँ पे रियर की वैल्यू देखा जाए तो फ्रंट 1 2 3 और रियर भी आपका 3 होना चाहिए, है ना? जब हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर अभी रियर आपका 3 था, आपने एक एलिमेंट ऐड किया तो रियर 4 हो गया, और अगर 2 एलिमेंट डिलीट किए तो दोनों फ्रंट और रियर सेम लोकेशन पर आ गए, राइट? अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं एस को ऐड करूंगी, देखो सबसे पहले एस को ऐड करेंगे तो फ्रंट इज इक्वल टू 4 है, रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर आपको टी को ऐड करना है, टी इनिशियल जाएगा तो फ्रंट इज इक्वल टू 4 ही है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, अगेन 0, ठीक है ना? फिर एस को ऐड कर, टी के बाद यू को ऐड करेंगे तो फ्रंट तो आपका 4 पर ही है, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1. हाँ सॉरी 1, 1 हाँ 1। तो ये सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट है। अगर फिर आपसे बोला जाए कि 3 लेटर डिलीट करने हैं, तो जहां पर आपका फ्रंट है, आप आगे से डिलीट नहीं करोगे, अब आप सर्कुलर क्यों पढ़ रहे हो, तो जहां पर आपका फ्रंट है वहां से रिमूव होंगे, तो ये 3 लेटर डिलीट होंगे, ओके? और फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और रियर आपका 1 ही रहेगा आफ्टर 3 डिलीशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अभी आपका जो क्यू है वो इस तरीके से है, सिर्फ आपके क्यू में यू बचा हुआ है ना? और सारे रिमूव हो गए, फ्रंट इज इक्वल टू 2 है और आर इज इक्वल टू 1 है। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे वी ऐड करना है तो कहां पर ऐड होगा, और फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम यू के बाद. वेरी गुड। तो आपका जो वी ऐड होगा वो इस यू के बाद होगा, किसकी वैल्यू चेंज होगी, फ्रंट की कि रियर की? मैम रियल की. यस, तो रियर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैंने आपको सर्कुलर क्योंकि सारे ऑपरेशन समझा दिए हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रही हूँ, आप क्यू के ऑपरेशन को परफॉर्म करिएगा। क्यू का जो साइज है, क्यू में मैक्सिमम 6 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है ना? और फ्रंट की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 2, और रियर की वैल्यू दी गई है 4। और क्यू में जो एलिमेंट दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ये सर्कुलर क्यू है, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर क्यू की, नॉर्मल क्यू की बात नहीं कर रहे हैं।
फर्स्ट एलिमेंट ब्लैंक है, फिर L, फिर M, फिर N और 2 स्पेस। तो ये आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये आपका क्यू है। अब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और आपको बताना है कि क्यू में कहाँ पोजीशन जाएगी और फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी। ऐड आपको करना है O, फिर आपको ऐड करना है P, फिर आपको डिलीट करने हैं 2 लेटर। अच्छा, अभी तो मैंने ऐड लिखा है, मैं इस तरीके से भी लिख सकती थी, NQO, NQP, फिर मैं दे सकती हूँ DQ, अगेन DQ, एंड देन फिर डी में मैंने दिया NQ, Q, NQR मैंने पूरा नहीं लिखा है, और NQS। देन लास्ट में डिलीट करना है आपको 1 लेटर, दैट इज मैं बोल रही हूँ DQ। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाएंगे, और या आप सभी लोग सॉल्व करके चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं इसका आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया है। एवरी ऑपरेशन के बाद आपको इस डायग्राम से बनाना है, फ्रंट और रियर की वैल्यू मुझे बतानी है। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ फ्रंट और रियर, व्हाट इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्यू। ओके, दिस इज योर होमवर्क, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एंड आफ्टर दिस योर क्लास इज ओवर। तो क्यू का जो भी पार्ट रिमेनिंग है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट थर्सडे को होगी, वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन है शायद क्लास, वो मैं देख लूंगी कि 2 दिन रखनी है या 1 दिन रखनी है, ठीक है ना। ओके मैम। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। डन। यस मैम। सो गाइस, समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। भाई नेक्स्ट क्लास में आना तो थोड़ा पढ़ के आना। मतलब अब यहाँ क्या है ना कि एसएल में सब बच्चे नए आ जाते हैं एवरी क्लास में, और फिर वो कम्युनिकेट करना, पिछला बताना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एवरी क्लास में अगर हम पिछले का रिपीट करेंगे तो कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, आपके पास एसएलएम होंगे, उसको पढ़ो, उसमें देखो क्या क्या दिया गया है। कुछ आपको पढ़ के समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। मैंने एरे करा दिया है, स्टैक क्यूब भी करा दिया है, और लिंक लिस्ट का मैंने सिर्फ आपको इनिशियल बताया कि लिंक लिस्ट थोड़ी टफ पड़ती है, तो उसके प्रोग्राम मैंने नहीं बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक की हेल्प से, और सॉरी, कैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे एरे से, और कैसे स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट से। ये मैंने अभी टॉपिक नहीं कराया क्योंकि मैंने आपको लिंक लिस्ट अच्छे से नहीं पढ़ाया है। तो जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग है हम आगे फर्दर उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय मैम।